हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज कक्षा 12 वालों के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित ये पेपर है, जो अग्रवाल मॉडिफाइड अनसॉल्व पेपर का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व किया गया है, जो हर वर्ष में इनके क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए देखिए निर्देश क्या है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश मॉडल पेपर कक्षा 12 रसायन विज्ञान समय आपको इसमें दिखाया गया है। निर्देश में बताया 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए समय दिया गया है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। पूर्णांक आपका 70 है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और उसके अंक में उसके जो निर्धारित अंक है उसके समक्ष दिए गए हैं। तो ये आपके निर्देश हैं। तो पहला क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। 1 2 3 4 5 6 नंबर के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ले चलते हैं, देखते हैं आपकी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से है। फिर उसके बाद में क्रमबद्ध रूप से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो आप बने रहें हमारे साथ। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं आपके क्वेश्चन की दुनिया में। तहाँ आपका क्वेश्चन रखा हुआ, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। कौन सा वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, ये आपको बताने हैं। सोडियम क्लोराइड्स, यूरिया, अमोनियम नाइट्राइट या फिर नाइट्रिक एसिड्स। ये आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। ऑप्शन आपको चारों दिए गए हैं। तो ये है आपका यूरिया। क्या है सही है? यूरिया। जी हाँ, आपने सही सुना, ये यूरिया आप टिक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। आप अगला विकल्प है आपका, ये देखिए, खा खंड विकल्प आ गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का एक अणुसंख्य गुण नहीं है, ये आपको बताना है। प्राशरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब में अवनमन या हिमांक के अवनमन। तो इसमें है आपका क्या है? सही है आपका प्रासरण दाब। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। शून्य कोट अपक्रिया के दर नियतांक का मात्रक क्या है? तो शून्य कोट अपक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है आपका लीटर सेकंड इनवर्स। ये आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिजारों अपक्रिया नहीं देता है? ये आपको बताना है कि कौन खनिजारों अपक्रिया नहीं देता है। वह है एसिटल्डिहाइड्स, यानी ये पहला ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि एथिल एमीन को HNO3 से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो एथिल एमीन को जब HNO3 से अपक्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल। ठीक है, तो क्या बनता है आपका? एथेनॉल बनता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? तो क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, इसलिए ये अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। तो ये इतने क्वेश्चन तो थे आपके, क्या इतने क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक ठीक है, अब आ गया अगला क्वेश्चन आपका। देखिए, लिखित क्वेश्चन अब आ गए आपके। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया का क्वेश्चन है कि एक विलेन में 40 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना करनी है आपको। तो दिया है आपका NaOH की मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलेन का आयतन लीटर में। ये आपका सूत्र है। तो विलेय क्या है आपका यहाँ पर? NaOH। NaOH कितने ग्राम मिला गया है? भार इसका कितना है? 40 ग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भार इसका है 40 ग्राम भार है, तो ये हो जाएगा 40 बटे कितना, अणुभार कितना है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लेंगे। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप अणुभार निकालेंगे
तो NaOH NaOH ये सूत्र है। तो सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो जोड़ लेंगे तो 6 3 1 10 2 1 3 1 4 यानी 40। इसका अनुभार कितना आया NaOH का 40 और 40 ग्राम आपका विलेय का भार भी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 40/40। तो विलेय का भार मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोल की संख्या बराबर भार बटे अनुभार के। तो ये हो जाएगा 40/40। फिर विलेय का आयतन किस में होगा लीटर में। तो कितना लीटर है आपका 500 500 ml है और इसको आप लीटर में बना दीजिए। ये हो गया 1000 से भाग दे दीजिए। तो 40 से कम 40 40 से कम 40 से ऊपर की वैल्यू कितनी आई आपका 1/, इधर आया आपका कितना आया जो आपका 500 है उसको आप जब करेंगे तो 0.5 आएगा 0.5 यानी 1/0.5। ये दशमलव हटा देंगे और ऊपर 0 बढ़ा देंगे। अब ये हो गया 10/5 5 से कम 5 5 दूनी 10 यानी कितना आया 2 मोल। ठीक है समझ में आई बात। तो ये आपका निकल आया मोलरता बराबर कितना आया आपका 2 मोल। तो NaOH की नॉर्मलता और मोलरता समान होगी क्योंकि इसका तुल्यांकी भार और अणुभार समान है, इसलिए कितना आया आपका ये समझ में आया ना, कैलकुलेशन समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ख खंड है आपका मोल प्रभाज किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मोल प्रभाज किसे कहते हैं। विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्पदाब अवनमन के में संबंध व्यक्त कीजिए, व्यंजक लिखिए। मोल प्रभाज देखिए क्या है, एक विलेय में किसी घटक कोश का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, उसका मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, ये मोल प्रभाज बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या बटे विलेय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, ये है आपका। अगला है उसी में देखिए पूछा है कि यदि किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाए तो विलेय के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये सूत्र है आपका और ये जहाँ इसका जो मान है आपका यहाँ रखा गया है। तो ये सूत्र आपको भी ध्यान से देखना होगा। अगला क्वेश्चन है ग खंड 1 मोल H2SO4 विलेय का तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता कितनी है 26 × 10⁻² ओम प्रति सेंटीमीटर है और S का अणुभार आपको दिया है कितना 32। ठीक है, तो देखिए आपको निकालना है विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर 26 गुणे दिया है कितना 26 × 10⁻² ओम प्रति सेंटीमीटर। तो 1 मोल H2SO4 विलेय की नॉर्मलता N बराबर क्या हो जाएगी 1m H2SO4 गुणे संयोजकता कारक। तो ये बराबर इसका मान 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा। तुल्यांकी चालकता बराबर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा कप्पा गुणे 1000/N। सभी का मान रख देंगे, ये आएगा आपका 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है आपका स्कंदन के हार्डी सुलजे नियम क्या है समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको जानना जरूरी है। हार्डी सुलजे नियम क्या है। हार्डी सुलजे नियमानुसार विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता के बढ़ने से कोलाइडी विलेय की स्कंदन क्षमता बढ़ती है, अतः कोलाइडी विलेय के लिए स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, जैसे 1m KCl फिर उससे ज़्यादा होगा 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का, फिर उससे ज़्यादा होगा AlCl3 का, फिर उससे ज़्यादा होगा थोरियम का। ठीक है, इस तरह से। अगला है स्कंदन मान किसी विद्युत अपघट्य का वह न्यूनतम सांद्रण जो साल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होता है स्कंदन या उड़न मान कहलाता है। 1 लीटर कोलाइडी विलेय को स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघट्य के मिली मोलों की संख्या
ठीक है। मिलीमोलों की संख्या को उसका क्या कहलाता है? उर्वरन मान कहलाता है। अस्कंदन मान प्रोपोर्शनल 1 अस्कंदन क्षमता, ठीक है ये। फिर अगला देखिए कि अस्कंदन या उर्वरन मान को मिलीलीटर मोल प्रति लीटर में भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है, निर्णय के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और इसमें दिए गए संकेतों को भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यह निर्णय समीकरण क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव से इसका संबंध बताइए। तो देखिए ये निर्णय समीकरण क्या होता है? निर्णय समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को क्या करते हैं? निर्णय समीकरण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड विभव और विभव के सांद्रण के मध्य में जो संबंध स्थापित करता है उसी को क्या कहते हैं? उस समीकरण को निर्णय समीकरण कहते हैं। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक निर्णय के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड m/m की घात n प्लस के विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों का सांद्रण m की घात n प्लस में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है? देखिए ये A इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF लाख टन 1/m की घात n प्लस AQ, ठीक है। जहां आपको मान दिए हुए है कि क्या क्या मान है। R गैस नेतांक है, T परमताप है, या फैराडे नेतांक है, n प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इसका उपयोग भी देखिए, विद्युत रासायनिक सेल की कमी क्षमता अथवा वोल्टेज को खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो है आपका ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया था। ये क्वेश्चन है आपका ख खंड कि अक्रिय गैस के दो प्रमुख विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। अक्रिय गैस के दो प्रमुख विशेषता और इसके उपयोग भी आपको लिखने हैं कि अक्रिय गैस की दो विशेषता क्या है और इसके उपयोग क्या है, ठीक है। चलिए उत्कृष्ट या अक्रिय गैस का सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह NH2 NP6 होता है। इनमें उपस्थित सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। सभी कक्षक पूर्णतया भरे होने के कारण ये संतृप्त या अस्थायी होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी नहीं होता है, ना अधिकता और ना कमी होती है। इसी कारण रासायनिक रूप से ये कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। इन कारणों से इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण व इलेक्ट्रॉन त्यागने की इच्छा या प्रवृत्ति नहीं होती है और सामान्य परिस्थितियों में रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो अपक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे निष्क्रिय कहते हैं या अक्रिय कहते हैं, ठीक है। फिर क्विग्लाइट खनिज में हीलियम गैस पाई जाती है। अगला उपयोग क्या है? उपयोग में आप देखें कि इसका उपयोग क्या है। हीलियम गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में इनको भरने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए अगला देखिए, ये है IUPAC नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न के IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए ये आपके IUPAC नाम दिए गए हैं। K3CrC2O4 का होल ट्वाइस, इसमें आपको 10 नाम दिए गए हैं और 10 के आपको एक एक से करके उत्तर भी दिया गया है। पोटेशियम डाइऑक्जेलेटोक्रोमेट है। तो ये 10 आपके जो सूत्र दिए गए हैं उन 10 के आपके एक एक करके आपको सूत्र का नाम दे दिया गया है। तो इसको आप एक एक करके देख लीजिएगा और अपनी कापी उत्तर पुस्तिका पर लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि RNA तथा DNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर बताना है।
इसमें आपको आरएनए और डीएनए में 2 प्रकार के अंतर बताने, एक तो संरचनात्मक और एक क्रियात्मक। तो पहला अंतर देखें आप, संरचनात्मक क्या है। डीएनए और आरएनए में संरचनात्मक, डीएनए में उपस्थित शर्करा डीऑक्सीराइबोस होती है और आरएनए में कैसी होती है, आरएनए में होता है राइबोस शर्करा उपस्थित होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा उपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट है, डीएनए में साइटोसिन, थायमिन, पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में उपस्थित होते हैं और इसमें आरएनए में क्या होता है कि साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में उपस्थित होता है। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा, इसमें द्विकुंडलित हेलिक्स की संरचना होती है और इसमें एकल कुंडलित की संरचना होती है। ठीक है। डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं, इनका द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻6 से लेकर के इतना तक होता है और इसमें देखिए ये अपेक्षा के छोटे होते हैं, इसका आणविक द्रव्यमान कम होता है, इतना मध्य होता है। ठीक है, तो ये तो संरचनात्मक अंतर हुआ। अब है आपका क्रियात्मक अंतर। देखिए क्रियात्मक, डीएनए में पृथक्करण का विशिष्ट गुण होता है, आरएनए में सामान्यतः पृथक्करण नहीं होता है और इसमें देखिए डीएनए अनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH ब्लेंड के स्तंभ में प्रतिरोध 5.55, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी ब्रिटिश चालकता और मोलर चालकता में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए दिया हुआ व्यास 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको दी गई 0.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल πr², तो इसका मान दे पाई का मान देखो 3.14 गुणे r² का मान 5 है, 0.5, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना बन गया। फिर रो बराबर प्रतिरोधकता रो बराबर R गुणे ये बाई यल, सभी का मान रख देंगे, ये आया कप्पा इक्वल टू 1/रो, तो इसका मान रख देंगे, इतना आया। फिर मोलर चालकता लैम्डा m का मान कप्पा इंटू 1000/m, ठीक है, इसका मान रखेंगे तो आएगा 229.6 साइमेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसी में देखिए ये कह रहा है कि में कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, पहला पेप्टीकरण और दूसरा आपोहन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। पहला पेप्टीकरण और दूसरा है आपोहन, दोनों पर टिप्पणी लिखना है आपको। तो चलिए देखिए, ये है आपका पेप्टीकरण क्या है। ताजे बने हुए अवक्षेप को विद्युत अपघट्य मिलाकर पुनः कोलाइडी ब्लेंड में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य को पेप्टीकारक कहते हैं। यह ताजे बने हुए अवक्षेप को विद्युत अपघट्य मिला करके पुनः कोलाइडी ब्लेंड में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है, नियम है, प्रोसेस है, उसी को क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। जैसे अब आप उदाहरण देखें, जैसे FeOH का होल थ्राई में फेरिक क्लोराइड पेप्टीकरण तनु ब्लेंड मिला करके अस्थायी साल प्राप्त किया जा सकता है, ये ठीक है। FeOH में कराया गया क्रिया तो FeO3 और F3+ अलग हो जाएगा और ये माइनस अलग हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है। अब है आपको देखना है आपोहन। ये आपोहन देखिए, आपोहन प्रक्रम को तीव्र करने के लिए विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रम विद्युत आपोहन कहलाता है। विद्युत आपोहन क्रिया द्वारा कम समय में कोलाइड को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना संभव होता है, क्योंकि विद्युत धारा प्रभावित करने पर आयनिक अशुद्धियां तीव्रता से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगती है। यद्यपि इस प्रक्रम के द्वारा अचालक अशुद्धियां जैसे अल्कोहल, शक्कर आदि के पृथक्करण को तीव्र नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अशुद्धियां विद्युत धारा
के द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं। इसमें प्रयुक्त उपकरण आपोहन के समान होता है, परंतु इनमें आपोहन क्रिया को तीव्र करने हेतु बाह्य पात्र में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन की पहचान की विधि का रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। पहचान की विधि का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। देखिए, ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों के साथ अलग अलग प्रकार के अभिक्रिया देता है, अतः ये तीनों प्रकार के अमीनों में विविधीकरण के उपयोग किए जा सकते हैं। पहला है प्राथमिक अमीन। प्राथमिक अमीन में देखिए, जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के प्राथमिक अमीन के साथ अभिक्रिया कराने से एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। उत्पाद में नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन अम्लीय होता है, अतः यह क्षार में घुलनशील होता है। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया बनती है। इसको आपको ऐसे उतार लेना है, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा देखिए, द्वितीयक अमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करके एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त देता है। ठीक है, ये अगला देखिए, ये है आपका और तृतीय कह रहा है, तृतीय अमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज की संरचना सूत्र लिखिए। इससे ग्लूकोसैरिक तथा ग्लूकोऑक्सिम कैसे प्राप्त करते हैं, समीकरण लिखिए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र आपको दिया गया, ये है ग्लूकोज का अणुसूत्र। ये देखिए, ये आपके सूत्र हैं। CHO एक समूह है, CHOH, ये आपके सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे आपको पहले सैचरिक अम्ल यानी ग्लूकेरिक एसिड बनता है, और फिर उसके बाद में ग्लूकोज ऑक्सिम कैसे बनता है। तो इसमें पहले बनता है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। जब ग्लूकोज को HNO3 से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है ग्लूकेरिक अम्ल या ग्लूसैरिक अम्ल, ग्लूकेरिक अम्ल या सैरिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये देखिए अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ऐसे जब ग्लूकोज के साथ में HNO3 से करते हैं अभिक्रिया तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ग्लूसैरिक अम्ल बन जाता है। क्लियर, इस अभिक्रिया को आपको ऐसे ही बनाना होगा। अगला दूसरा देखिए कि यह हाइड्रॉक्सिल अमीन के साथ में अभिक्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है और इसमें CHO समूह उपस्थिति को दर्शाता है। ये देखिए, ग्लूकोज है, NH2OH हाइड्रॉक्सिल अमीन देता है, तो इसमें ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक 0.6 बढ़ जाता है, तो आपको S में हिमांक की कमी, दूसरा S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, 300 केल्विन पर घोल का प्रासरण दाब, X का अणु द्रव्यमान जहां Kb बराबर 5, ये इतने हैं, विलयन का घनत्व इतना है, ये आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो दिया है आपका डेल्टा TB बराबर इतना मान, X 4 ग्राम विलायक का भार कितना दिया गया है आपको 100 ग्राम, KF का मान 32। तो पहला S विलयन के लिए डेल्टा TF बटे डेल्टा TB का मान रख देंगे। ये बराबर होता है डेल्टा KF बटे KB या S। अब इसका हम मान रखेंगे तो आएगा 3.84। दूसरा कह रहा है कि S का वाष्प दाब के अनुमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विलेय मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो यम विलेय बराबर हो जाएगा 1000 KB गुणे W बटे डेल्टा TB इंटू W, ये आप मान रखेंगे तो इसका मान आएगा N बराबर W/M। इसके लिए मान आएगा आपका इतना 0.016। फिर प्रासरण दाब आप निकालेंगे, पाई इक्वल टू CRT, तो
तो एन विलय के लिए इसका मान WM = 4/333.34 ये हो जाएगा 0.011। ठीक है, इसका मान रख देंगे और ये आपका मान निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए और सन्निहित पदों को समझाइए। ठीक है, तो देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया है वह अपक्रिया जिसमें दर एक अपकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। जैसे 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2। ये प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक भी निम्न है। वेग स्थिरांक के बराबर ये होगा आपका 2.303/T log 10 ये अपान ये -x, जहाँ आपके ये के वेग स्थिरांक है, ये अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, ये -x अपकारक को अपकारक की t समय के पश्चात सांद्रता है और x बराबर t समय पश्चात अपघटित पदार्थों की सांद्रता है। ठीक है, वेग स्थिरांक के समीकरण से आप देखेंगे, ये देखिए के बराबर 2.303/T हाफ log 10, ये आप सूत्र रखेंगे ये, और मान आएगा T हाफ = 0.693/K। उपरोक्त सूत्र के अनुसार प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये रंगीन आयन बनाते हैं और ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो देखिए पहले संक्रमण क्या है कि वह तत्व देखिए यहाँ से कि वह तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांत ऊर्जा स्तरों में डी कक्षक में भरे जाते हैं, डी कक्षक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व SP के क्या होते हैं? मध्य में, S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि अंतरकाशी यौगिक, तो ये तो अब तो हो गया संक्रमण। अब अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं? जब छोटे परमाणु क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी हिस्से में भर जाते हैं तो अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण होता है। ये यौगिक मूल धातु से हट करके कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक का मान भी अधिक होता है। इनकी धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। अंतराकाशी यौगिक रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, जैसे ये आपके उदाहरण दिए गए हैं। फिर अगला है रंगीन आयन। संक्रमण तत्व अथवा धातु आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अन्वेषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। ठीक है, अतः D1 से D9 विन्यास वाले तत्व के आयन कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, जबकि D0 से D10 अथवा D10 विन्यास वाले तत्व या आयन कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है लिगेंड क्या है? ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपको बताने हैं। तो अब आपको पहले देखना है लिगेंड क्या है। कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड आपने समझा, लिगेंड किसे कहते हैं? कि परमाणु या आयन जिनमें केंद्रीय परमाणु को क्या करता हो? एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, लिगेंड कहलाता है। ठीक है, आवेश के आधार पर लिगेंड ऋणायन, उदासीन लिगेंड अथवा धनायन हो सकते हैं। जैसे ऋणायन लिगेंड कौन है? CnNO2। उदासीन लिगेंड कौन है? जल, अमोनिया। और धनायन लिगेंड कौन होता है? NO2+ अमोनियम प्लस, है ना, ये होता है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के साथ में डेल्टा नॉट
ग्रेटर इज लेस देन पी यानी पी बड़ा है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा और इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण कैसे होते हैं, ये अनुचुंबकीय होते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के साथ ये मान आपका देखिए ये युग्मन होता है। इस प्रकार CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ये दिखाया गया है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होती है और ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, निम्नलिखित को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। खैर, निम्नलिखित को कारण सहित बताइए। साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम है। तो इन तीनों को आपको कारण सहित स्पष्ट करना है। तो एक एक करके देखो। ये पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है, सही है, जबकि इस वर्ग में अन्य तत्व ठोस हैं। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन का अणु कैसा होता है, द्विपरमाणुक होता है, यानी O2 द्विपरमाणुक होता है, जबकि S कैसा होता है, S 8 परमाणुक होता है। S 8 Fe तथा C तथा Te के अणु में 8 परमाणु आड़े तिरछे टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं। 8 परमाणुओं की श्रृंखला में अस्तित्व की प्रवृत्ति समूह में नीचे जाने पर घटती है। तो ये पहला हो गया, इसलिए ऑक्सीजन हमारा गैस है, बाकी सब क्या है, ठोस है। ये हो गया। दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं तथा ऑक्सीकारक होते हैं। F2 प्रबलतम ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है और दूसरे हाइलाइड आयनों ब्लेंड में यहाँ तक कि ठोस अवस्था में भी ऑक्सीकृत कर देते हैं। सामान्यतः एक हाइड्रोजन उच्च परमाणु क्रमांक के हाइलाइड आयनों में ऑक्सीकृत होते हैं। और तीसरा है आपका उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक तीक्ष्ण वान डेर वाल्स बलों की उपस्थिति के कारण बहुत कम होता है। उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश भरे हुए होते हैं, अतः ये अत्यंत स्थिर होते हैं और रासायनिक बंधन नहीं बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए अन्य समूहों के तत्वों की तुलना में उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। ठीक है, अगला कह रहा है, या हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के सचित्र वर्णन कीजिए तथा प्रमुख गुण एवं उपयोग भी लिखिए। तो ये देखिए, ये है अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हाइबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। सिद्धांत, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण निम्न उत्क्रमणीय अपक्रिया पर आधारित है। जैसे यहाँ आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को शाम किसके ऊपर, Fe और मोलिब्डेनम में वायु दाब आपका 200-500 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनता है। ठीक है, ये है आपका अमोनिया और आपकी 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अब अमोनिया की अधिकता प्राप्त करने हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ, यह एक ऊष्मा छिपी है, यानी इसमें ऊष्मा निकलती है प्रक्रिया है तथा यहाँ आयतन में कमी होती है। अतः ला-सतर्ली नियम के अनुसार कम ताप और उच्च दाब पर अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगी, परंतु कम ताप पर अपक्रिया धीरे धीरे होती है। अतः दर को बढ़ाने के लिए किसकी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अमोनिया का संश्लेषण 500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब पर सूक्ष्म विभाजित आयरन एवं मोलिब्डेनम की उपस्थिति में किया जाता है। मोलिब्डेनम के स्थान पर पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिश्रण भी उत्प्रेरक वर्धक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अपक्रिया में उत्प्रेरक व वर्धक बहुत कम मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। इस परिस्थितियों में अमोनिया 10% प्राप्त होती है। विधि देखिए क्या होती है, ये आपका विधि है। इस विधि में वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन गैस का भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को शुष्क अवस्था में 1:3 अनुपात में मिलाकर 500 डिग्री सेल्सियस ताप तक 200 वायुमंडलीय दाब पर एक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। उत्प्रेरक कक्ष से निकली गैस 15 से 20% अमोनिया तथा डाई नाइट्रोजन व डाई हाइड्रोजन गैसें भी होती हैं।
इन गैसों के मिश्रण को सरल संघनन पाइप में से गुजारते हैं, जहां अमोनिया गैस तो द्रवित हो जाती है, परंतु डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन द्रवित नहीं होते। इन गैसों को पुनः संचारित किया जाता है। ये ताजे गैस से मिश्रण के साथ मिलकर के अमोनिया मिश्रण में प्रयुक्त होते हैं। ये देखिए, आपको फिगर तो बनाना ही होगा, इसलिए फिगर आपको बहुत ही जरूरी है फिगर बनाना। ये फिगर बना लीजिए। गुणधर्म देखिए क्या है कि गुणधर्म क्लोरीन से अपक्रिया, जब अमोनिया का अधिक क्लोरीन से कम मात्रा में अपक्रिया कराया जाता है तो नाइट्रोजन गैस बनती है, परंतु जब सीएल का अधिक अमोनिया की कम मात्रा से अपक्रिया कराया जाता है तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है। अब चायक प्रकृति देखिए क्या है इसकी। अमोनिया भारी धातु ऑक्साइडों को संगत धातु में अपचयित कर देती है। और तीसरा है सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की अपक्रिया, जब सिल्वर क्लोराइड से अमोनिया की अपक्रिया होती है तो डाईएमए सिल्वर लवण प्राप्त होता है। उपयोग में देखिए क्या है, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में होता है, और दूसरा है अमोनिया का उपयोग कपड़ों से ग्रीस, चिकनाई, धब्बे आदि मिटाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी, किस पर? रायमंड टीमर, कोल्वे समिट, विलियमसन संश्लेषण। तो देखिए ये है आपका रायमंड टीमर। फिनाल की 67 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म CH3 से क्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर वलय के आर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह का प्रवेश होता है तथा मुख्य उत्पाद के रूप में आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये है आपका। फिनाल के साथ में जब क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है, और जब पुनः इसको अभिक्रिया कराते हैं तो ये। ठीक है। विलियमसन संश्लेषण विधि में देखिए, यह सम्मित और असम्मित ईथरों का निर्माण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में सोडियम या पोटेशियम एल्का ऑक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड को गर्म करने से ईथर प्राप्त होता है ये। और अगला है कोल्वे समिट अभिक्रिया। फिनाल की सोडियम लवण या सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस पर उच्च दाब पर गर्म करने पर सल्फेट प्राप्त होता है। इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है ये। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना आपको। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ में अभिक्रिया करते हैं, एथिल अल्कोहल को सॉन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया, डायथिल ईथर को हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं, फिनाल को ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया में लाया जाता है, और फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नॉल्ड अपक्रम के साथ में अभिक्रिया किया जाता है। तो क्या होता है? तो पहले जिंक देखिए, फिनाल को जिंक के साथ में, तो जब फिनाल को जिंक के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। दूसरा है आपका एथिल अल्कोहल को जब अभिक्रिया करते हैं तो ये आपका बनता है सांद्र एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और फिर जल बनता है। फिर C2H5 को सांद्र 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, फिर जब 140 पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है। तीसरा है आपका ब्रोमीन से, जब फिनाल ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर ये बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक। हाइड्रोजन यानी HI से अभिक्रिया हाइड्रोआयोडिक अम्ल द्वारा विदलित हो जाता है। अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों की प्रकृति अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, पहले ठंडा करने पर फिर गर्म करने पर। डायथिल ईथर को जब HI में जब ठंडा किया जाता है तो आयोडो एथेन बनता है, और गर्म करते हैं तो एथिल आयोडाइड बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति किन कारणों से हम क्रियाशील होते हैं। तो देखिए वह एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक जिनमें क्या है यह हेलोएरिन कहते हैं, इनका सामान्य सूत्र होता है, इन यौगिकों का सामान्य सूत्र ये R यानी एरोमेटिक यौगिक के साथ में
हैलाइड कोई जुड़ जाएगा। जहाँ आर क्या है, फेनिल है, प्रतिस्थापन फेनिल है ना, ये होता है। ये देखिए जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन है ना, ये सब चीज़ होता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखिए क्या होता है कि जब हाइड्रोएरिन का हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य नाभिक रागी के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एरिल हाइलाइडों में कार्बन और हाइलाइड आबंध अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण अस्थायी होता है। समान परिस्थितियों में हाइड्रोएरिन के बेंजीन नाभिक स्नेही पर SN अभिक्रिया नहीं होती है, केवल उच्च ताप तथा दाब पर ही इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ये ठीक है। फ्रेयान में देखिए, फ्रेयान मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं। इनका उपयोग निम्न प्रकार से करते हैं। यह एक प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एरोसोल प्ररोधक के रूप में वायुयान और रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। यह वायु शीतलन उद्देश्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फोम में भी इसका उपयोग प्ररोधक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।